स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर क्या है तुम लोग की टेक्स्ट बुक का? पेज नंबर 12 पे, ठीक है। 1.5 क्या नाम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक हम लोग की जो भी बॉडी थी वो एक स्ट्रिंग से या किसी चीज़ से क्या थी? अटैच थी। वो गोल घूम रही है, पूरा गोल घूम रही है, कोनिकल पेंडुलम बना रही है, ये सारी चीज़ें अब तक हमारे साथ हो रही थी। अब यहाँ पे क्या होने वाला है पता है? अब यहाँ पे हम लोग एक एक्सिस चूज़ करेंगे। क्या चूज़ करेंगे? एक्सिस। जैसे कि अभी तक जो भी था, सपोज़ एक बॉब को हम लोग गोल गोल घुमा रहे थे, तो उसका कोई एक्सिस नहीं था, वो किसी चीज़ से क्या था? अटैच, और फिर वो गोल गोल घूम रहा था। यस और नो? लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? एक बॉडी होगी जो अपने ही आसपास घूमेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन। रिवॉल्यूशन, रोटेशन याद है, बताया था स्टार्टिंग में। अर्थ जो है वो क्या हो रहा है? सन के आसपास, और वो अपने ही आसपास क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। तुम लोग ने ग्लोब देखे हो कभी ऐसा स्कूल में? ग्लोब वो हमेशा टेढ़ा रहता है ना, ऐसा रहता है वो। ऐसा नो? ऐसा रहता है ना? क्यों ऐसा रहता है वो? क्योंकि हमारा अर्थ जो है ना वो इसी तरीके से क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। वो गोल ऐसा सीधा नहीं घूम रहा है, वो ऐसा ऐसा घूम रहा है, क्रॉस। समझ में आया? इसके लिए वो ऐसा रहता है, उसका रीज़न है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये क्या है? हम लोगों का एक्सिस है। क्या है ये? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अर्थ जो है ये उसका सेंटर हो गया और इसी के आसपास अब वो क्या करेगा? घूमेगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का मतलब अपने को मालूम है क्या होता है? झटका लगना, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोगों को डोर खोलना है बच्चों, क्या खोलना है? सपोज दिस इज़ अ डोर। ये एक डोर है, ठीक है। यहाँ पे ये अटैच्ड है। जहाँ पे ये अटैच्ड होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं हिंज। क्या बोलते हैं? ये हिंज लगी हुई है यहाँ पे, होता है ना, देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐसा लगा रहता है जो इसको रोटेट होने देता है, उसको बोलते हैं हिंज, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग जो वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, लॉक या कड़ी या जो भी लगाते हैं हैंडल, वो यहाँ लगाते हैं, है ना। किसी के घर पे यहाँ लगा हुआ है, यहीं पे हिंज और यहीं पे लगा हुआ है। या किसी कभी तुमने ट्राई किया हो कि यहाँ से दरवाज़ा खोलने के लिए ट्राई करता हूँ? नहीं, ट्राई भी नहीं किया। किए तो होगा तुम लोग ने, एड़ा मत बनाओ। किए है ना? हाँ, मानुल्ला कर रहा है, ये सब करना चाहिए, ठीक है। हमने भी किया है। क्या होता है, कोई बता सकता है? ज़्यादा फोर्स लगता है। क्या लगता है? ज़्यादा फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कि वो स्लो खुलता है। यहाँ से आप फास्ट खोल सकते हो, लेकिन यहाँ से खोलोगे तो एकदम क्या होता है? स्लो खुलता है। इसका मतलब झटका ज़्यादा कहाँ लग रहा है? यहाँ। और यहाँ क्या लग रहा है? कम। तो यहाँ पे टॉर्क क्या है? कम। टॉर्क डिपेंड करता है एक चीज़ को जिसको हम लोग बोलते हैं आर। आर क्या होता है? आर होता है डिस्टेंस हिंज से लेकर के, ये जो फिक्स पॉइंट है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। क्या बोल सकता हूँ, है ना? दरवाजे का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया? हिंज। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर आप फोर्स लगा रहे हो वो डिसाइड करता है कि आपका टॉर्क कितना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा टॉर्क, और जितना कम डिस्टेंस उतना कम टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क के फॉर्मूला में 2 चीज़ आती है, एक आता है आर और एक आता है फोर्स, ठीक है। फोर्स यहाँ पे भले से आपका ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आर क्या है? कम। तो टॉर्क भी क्या लगेगा? कम लगेगा। अब एक और चीज़ समझो, अगर मैं हिंज पे ही प्रेशर लगाऊं, और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करूं, घूमेगा? नहीं घूमेगा, है ना। मतलब आर क्या है? 0। तो टॉर्क भी क्या है? और जब चीज़ हिल ही नहीं रही है तो झटका लगेगा क्या? समझ में आ रहा है? यस और नो? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड मालूम है तुम लोग को? हाँ, मैरी गो राउंड में देखो बच्चे लोग ऐसा, वो सब कुछ तो ऐसा हैंडल वैंडल आने लग गया ना आजकल, ऐसा डग बना रहता है, बच्चे लोग ऐसा बैठे तो गोल गोल घूम रहे, ऐसा हाँ ऐसा करते हुए जा रहे, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैरी गो राउंड बोलते हैं, ठीक है। मैरी गो राउंड को अपने को जब पुश करना होता है फास्ट, तो हम लोग वो जो बच्चा जहाँ पर घूम रहा है वो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है ना, उसके बाद मैरी गो राउंड ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पर धक्का देते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होता है? बीच में, है ना। अब आप बीच में जाके खड़े हो जाओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़े हो जाओ, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो मैरी गो राउंड को घुमाने की कोशिश करो। घूमेगा? नहीं घूमेगा, घूम ही नहीं सकता है, चाहे आप कितना ही फोर्स लगा लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि R 0 है,
इसके लिए टॉर्क क्या है, फोर्स आपका हो सकता है कितना भी, ठीक है, थाउजेंड्स में हो सकता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। तो समझ में आ रहा है। तो ये जो बॉडी घूमती है ना, तो ये क्या है, ये इनर्शिया में है। बॉडी क्या है, और जब ये मूवमेंट करती है तो उसी चीज़ को, ये सारी चीज़ों को मिला जुला के, टॉर्क, फोर्स, रेडियस, कितनी दूरी पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सब मिला जुला के क्या बनता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अपने को एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता ही है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये समझ लो सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग को, अभी तुम लोग को बस जो चीज़ें बताया हूँ वो चीज़ को याद रखने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोला मैंने, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या है, टॉर्क। टॉर्क के लिए कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दो, एक रेडियस और एक उसका फोर्स। क्लियर है ये सारी चीज़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोगों को एक डायग्राम बना हुआ है, पेज नंबर हाउ मच, 13 पे। पेज नंबर 13 पे एक डायग्राम है जो है एक रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी समझता है बच्चों, ये देखो, ये ऐसा एक रिजिड बॉडी है जिसका शेप चेंज नहीं होएगा, फिक्स है वो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिजिड बॉडी। जैसे कि ये टैब है, टैब का मुझे मालूम है एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ होगा, तभी तो ये एकदम स्टेबल होकर के घूमेगा ना, ऐसा छोड़ नहीं सकता हूँ मैं अभी इसको, ठीक है। यहाँ पे अगर करूँगा तो गिर जाएगा, तो यहाँ पर तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता, तो यहाँ पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन क्योंकि ये बॉडी ऐसा रिजिड है, आड़ा टेढ़ा शेप का है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ये क्या है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब आप फोर्स कहाँ लगाओगे ये भी डिपेंड करता है, कहीं भी लगा सकते हो आप। अगर मुझे इसको घुमाना है तो मैं कहीं भी फोर्स लगाऊंगा तो ये घूमेगा, है ना। बस डिपेंड करेगा कि फोर्स ज़्यादा लगेगा कि कम, बस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं लगना चाहिए। बाकी आप कहीं भी फोर्स लगाओगे ये क्या होएगा, घूमेगा। और जब ये घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी, नहीं, इसकी वेलोसिटी नहीं होगी, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसकी वेलोसिटी होगी। जब मैरी गो राउंड घूमता है तो तुम क्या बोलते हो, मैरी गो राउंड घूम रहा है, हम लोग बोलते तो वही है कि मैरी गो राउंड घूम रहा है, लेकिन मैरी गो राउंड नहीं घूम रहा होता, उस पर जो बैठे हैं बच्चे वो घूम रहे होते हैं, यस और नो। तो वो जो बच्चे हैं ना वो पार्टिकल्स है, क्या है वो, तो इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना। कितने पार्टिकल्स होंगे, n नंबर्स। क्या लेंगे हम लोग कि इसमें n नंबर्स ऑफ, क्या बोलूँगा मैं, n नंबर्स ऑफ पार्टिकल है। अब क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो एक का मास m1, दूसरे का मास, तीसरे का मास। सपोज कि मैं इसको घुमा रहा हूँ एक एंगुलर वेलोसिटी से, घुमा रहा हूँ ना इसको मैं गोल गोल। अभी जैसे मैं अगर मैरी गो राउंड में किसी एक बच्चे को फास्ट घुमाना चाहूँ तो वो एक ही बच्चा फास्ट घूमेगा, उसको घुमाना चाहूँगा सब फास्ट घूमेंगे, है ना। इसका मतलब कि मैं भी अगर इसको घुमा रहा हूँ तो इसमें जितने पार्टिकल है, चाहे पार्टिकल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, सब लोग एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे। सारी चीज़ें क्लियर हो रही है तुम लोग को। किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर इसका वेलोसिटी अलग होएगा, इसका अलग होएगा, नहीं ना, सबका वेलोसिटी क्या होएगा, सेम होएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ऑल पार्टिकल्स मूव विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी। कुछ दिक्कत है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे ये जो मास है इसको मैंने बोल दिया m1, तो मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, चाहिए ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा r1। ये अगर m2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर m3 है तो ये क्या हो जाएगा। सबका डिस्टेंस मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या फाइंड करूँगा ये सारी चीज़ें बताने के बाद, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हम लोगों के पास v का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, r ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या, अब v इज इक्वल टू r ओमेगा में मैंने बोला एंगुलर वेलोसिटी सबका क्या है, सेम, लेकिन v सबका क्या रहेगा, क्यों अलग रहेगा, क्योंकि r आ रहा है ना, और r देखो सबका क्या है, अगर ये सबका सेम है, सपोज सबका 50 है, लेकिन ये किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 5 है, तो ये सबका होएगा ना। तो मैं इसको सिर्फ v इजिकल टू r ओमेगा नहीं बोल सकता हूँ, मैं बोलूँगा फॉर पार्टिकल 1, फॉर ये होगा v1, और अगर ये v1 हो गया तो ये हो जाएगा उसी तरीके से r2 ओमेगा, v3 इज इक्वल टू, और vn इज इक्वल टू, सही है।
कुछ दिक्कत है इस चीज़ में? ठीक है, अब मैं लगाता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। किसका? क्यों काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी भी लगा सकता था ना, पार्टिकल्स मोशन में। वेरी गुड। तो पार्टिकल क्योंकि मोशन में है बच्चों, तो हम लोग लगा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें एम तो सेम नहीं है ना, सॉरी एम सेम नहीं है ना, एम तो सबका अलग अलग है और वी भी सबका अलग अलग है, यस और नो? तो मैं अगर इसको ऐसा लिखना चाहूँ, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर डॉट 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 हाफ mn vn स्क्वायर, चलेगा? यस और नो? अब v को हटा देता हूँ मैं। क्यों हटा दूंगा? क्योंकि मेरे पास क्या है, v का फॉर्मूला है, यस और नो? और बॉडी क्योंकि रोटेट कर रही है, तो मुझे नॉर्मल वेलोसिटी चाहिए भी नहीं, मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए फॉर्मूला में, तो मैं हटा दूंगा उसको। तो जब मैं हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, m1 क्या आएगा, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सही है? उसी तरीके से ये क्या होगा, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें सबसे कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। क्या कॉमन निकालेंगे? हाफ और ओमेगा स्क्वायर। हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा बताओ? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 डॉट 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 mn rn स्क्वायर। अब ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ये सारी चीज़ें जो चलते हुए जा रही है ना, ये मेरा फॉर्मूला है किसका? इनर्शिया का। किसका? इनर्शिया का फॉर्मूला है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखो। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, ठीक है? तो मैं लिखूँगा हाफ ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिख दूँगा, आई। फिर नीचे लिखूँगा वेर आई इज इक्वल टू व्हाट, एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये जितना भी m1 r1 m2 r2 ये सब प्लस हो रहा है ना, तो जब प्लस होता है तो हम लोग किसकी साइन डालते हैं? समेशन। किसकी साइन डालते हैं? देखो वहाँ पे लिखा हुआ है कि i इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। ये चालू हो रहा है कहाँ से? 1 से, और जा रहा है कहाँ तक? n तक। इसको समेशन बोलते हैं अपन। तो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, आई की जगह पे 1 से लेके कहाँ तक डाल सकते हैं अपन? n तक। जो अपना 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? n तक। तो ये पूरा इज इक्वल टू माई व्हाट, i। तो i इज इक्वल टू व्हाट होता है? एम आर स्क्वायर। तो ये पूरी की जगह मैंने क्या डाल दिया? i। तो अब ये जो है ये मेरा क्या आ गया बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ ओमेगा स्क्वायर i, या हाफ i ओमेगा स्क्वायर, जो भी आपको मुंह पे बराबर बैठ जाए वो बोलने का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर मैं इसको तुम लोगों को कंपेयर करके दूँ इससे, किससे? हाफ एम वी स्क्वायर से। तो देखो मेरी बात सुनो, ये हाफ एम वी स्क्वायर है और ये क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। तो लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस हो गया। कुछ दिक्कत है? बचा क्या? मास, और यहाँ क्या बचा? इनर्शिया, ठीक है? तो आई जो है वो किससे रिप्लेस हो गया? इनर्शिया, मास से। देखो तुम लोग के पेज नंबर 13 पे ही राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, इधर दिख रहा है? इफ़ आई इज इक्वल टू समीशन एम आई आर आई स्क्वायर रिप्लेसेस मास एम एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रिप्लेसेस स्पीड v। मतलब क्या बोलना चाह रहा है इस वाले फॉर्मूला में? v किसको रिप्लेस कर रहा है? ओमेगा को। और i किसको रिप्लेस कर रहा है? m को। m को किसको? देखो वहाँ लिखे उन लोग ने, i जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? m को। और v जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? ओमेगा को, ठीक है? ये स्टेटमेंट तुम लोग अगर लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे आके ख़त्म हो चुका है, ठीक है? ये हम लोगों का पूरा क्या है?
डेरिवेशन। किस चीज़ का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो बेसिकली हम लोगों का आई यानी क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, एक तो मास और दूसरा आर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। आर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ, और ये क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, जो भी पार्टिकल को आपको रोटेट करने का। ये दो चीज़ों पे आपका क्या डिपेंड करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आई क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 1.5.1 देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। ये क्या था? हमारा रिजिड बॉडी, ऐसा ही कुछ भी हम लोग ने ऐसा पत्थर उठाया और उसको गोल गोल घुमाने लग गए थे। अभी हम लोग एक प्रॉपर रिंग ले रहे हैं। रिंग मालूम है तुम लोग को? अंगूठी, अंगूठी मालूम है? ठीक है, अंगूठी जो होती है वो क्या होती है? क्या होती है? खोखली होती है बीच में से। क्या होती है? उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली कहाँ होएगा? सेंटर में। अब वो देखो डायग्राम बना के दिया है उसने कि ये मेरा रिंग है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पर भी अगर मास है तो उसका भी डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर अगर मास है तो उसका भी डिस्टेंस क्या है? और अगर यहाँ पर भी मास है तो उसका भी डिस्टेंस क्या है? तो इसका आर सब जगह क्या रहने वाला है? सेम रहेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये पतला सा रिंग है तो ये सब जगह सिमेट्रिकल रहता है ना। तुम लोग का रिंग ऐसा बड़ा छोटा रहता है क्या? कहीं से मोटा कहीं से पतला, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, एकदम परफेक्टली रहता है शेप में, क्योंकि रिंग है वो। ठीक है, तो सब जगह उसका मास क्या रहने वाला है? अब मास भी सेम है और सब जगह का डिस्टेंस भी सेम है, तो मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का क्या? स्क्वायर इज योर व्हाट? इनर्शिया। तो रिंग का इनर्शिया क्या होता है? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। वो रिजिड बॉडी थी इसीलिए उसमें छोटा m यूज़ कर रहे थे हम लोग, है ना? क्यों? क्योंकि सब जगह मास क्या था? अलग अलग। लेकिन यहाँ पर सब जगह मास क्या है? तो सेम मास है, तो हम लोग सारे मासेस को क्या कंसीडर करेंगे? m। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक देखो, पेज नंबर 14, इंपॉर्टेंट मार्क करो उसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। अब ये किसकी बात कर रहा है? डिस्क की। डिस्क समझते हो? सपोज एक पतला सा, इतना पतला, एकदम पतला, जितना पतला तुम लोग कंसीडर कर सकते हो, एक पतला सा डिस्क है। अब डिस्क में और रिंग में फ़र्क क्या है बता सकते हो? उसमें बीच में खाली नहीं रहता है, वो पूरा भरा हुआ रहता है, पूरा बीच से लेकर के एंड तक पूरा क्या रहेगा? वो भरा हुआ। लेकिन रहता तो वो गोल है ना? रहता ये भी गोल था और रहता वो भी गोल है। अब इसमें एक चीज़ जो तुम लोग को ध्यान से समझने का है ना, वो देखो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन लोग ने डाल दी है बीच में लेकिन बताए नहीं है। ये मेरा रिंग है, सॉरी डिस्क है। ये डिस्क की कुछ तो चौड़ाई है ना? चौड़ाई, ठीक है, और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, हम लोगों को है ना कहीं का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ मैंने एक मास ले लिया यहाँ बीच में, सेंटर में नहीं लिया हूँ, सेंटर छोड़ के कहीं पर भी ले सकता था मैंने यहाँ ले लिया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा पता है? अब मैं यहाँ से यहाँ तक एक और क्या बनाऊँगा? सर्कल। क्यों बना रहा हूँ मैं सर्कल? क्योंकि इसका मुझे डिस्टेंस लेना है ना, यस और नो? अच्छा, जो बड़ा वाला डिस्क है अपना पूरा डिस्क, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है? कैपिटल आर। तो इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा? स्मॉल आर। और जब भी हम लोग इसमें डेरिवेशंस में कोई भी चीज़ स्मॉल ले, इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक पॉइंट पे उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? अब इंटीग्रेट का मतलब समझो। सपोज़ एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, और उस बिल्डिंग में लग रहे हैं क्या? ब्रिक्स। क्या लग रहे हैं? ब्रिक्स। मुझे कॉस्टिंग पता करना है कि इस पूरी बिल्डिंग में कितने रुपए का ब्रिक लगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? गिनूंगा बैठ के? नहीं, मैं क्या करूँगा? मैं एक ब्रिक का कॉस्ट निकालूंगा, ठीक है, और फिर उस एक ब्रिक को इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करना मतलब मिलाना। डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हो ना? डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है? अलग करना। ठीक है, इंटीग्रेट मतलब मिलाना। डेरिवेटिव का एग्जैक्टली अपोजिट होता है, एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। मैंने एक ब्रिक का कॉस्ट निकाला। अब जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इंटीग्रेशन में, वो होती है लिमिट। क्या होती है? कि भाई 0 से या 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन कहाँ पे क्या होगा? ख़त्म। ख़त्म कहाँ पे होगा? इसका मतलब कि मुझे नंबर ऑफ़ क्या चाहिए? ब्रिक्स। तो मैं नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकालूंगा कि कितने ब्रिक लगे, मैं एक का कॉस्ट निकालूंगा और उसको क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट।
उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने एक मास कंसीडर किया, उसका रेडियस लिया, मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड करूँगा और लास्ट में उसको क्या कर दूँगा, इंटीग्रेट। जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये पूरे डिस्क का मुझे क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? ठीक है, ये चीज़ को फिज़िक्स में याद रखने का। अब मैंने एक मास कंसीडर कर दिया हूँ, उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, r पे, या एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, r है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को बता रहा है, सबसे पहले ये बता रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्मा। सिग्मा कैलकुलेट करता है आपका डेंसिटी। क्या कैलकुलेट करता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन एरिया। क्या होता है, मास अपॉन एरिया, इसको याद रखने का है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि ये जो पूरा डिस्क है, ये पूरा डिस्क, पूरे डिस्क का मास, ठीक है, मास ऑफ डिस्क कितना होएगा, कैपिटल M, क्योंकि बड़ा है ना, और जब मैं इधर का मास लूँगा तो उसको क्या लूँगा, स्मॉल m, क्योंकि इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो ये पूरे डिस्क का मास कितना है, कैपिटल M। अब इसका कैपिटल M है अगर, और ये फॉर्मूला में, डेंसिटी के फॉर्मूला में मैं अगर ये डालना चाहूँ तो इधर स्मॉल m की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, फिर ये क्या है, एरिया। किसका एरिया, सर्कल का। सर्कल है ये फिलहाल, तो क्या आएगा सर्कल का, तो मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन पाई r स्क्वायर, कैपिटल R। यस और नो? इसको हम लोग छोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 1 दे करके, इसको अपन बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा जो भी था, ये बड़े डिस्क का था। अब मैं ले रहा हूँ एक छोटा सा हिस्सा कहीं पर भी बीच में, जो कितनी दूरी पर है, r पे, और उसका मास क्या है बच्चों, स्मॉल m। अब इसके साथ साथ देखो मैंने यहाँ पर इसका क्या बनाया हुआ हूँ, विद बनाया हुआ हूँ, है ना। जैसे मैं एक कॉइन ले लूँ, कॉइन को अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे ये सर्कल है, नहीं, लेकिन अगर मैं उसको 3D में देखूँ तो वो एक सिलेंडर है। क्या है वो, एक, क्योंकि गोल है और उसकी क्या है, विद है ना। अब विद को मैं बढ़ाता रहूँ, अगर कॉइन पे कॉइन, कॉइन पे कॉइन रखते रहूँ तो प्रॉपर सिलेंडर बनेगा ना, लेकिन अगर मैं हटा दूँ तो एक वो जो बना है वो भी तो क्या है, सिलेंडर। तो मुझे ये भी चाहिए, है ना। तो ये कितना है मुझे मालूम नहीं है, तो मैं इसको ले रहा हूँ dr। क्या ले रहा हूँ, व्हाट इज़ dr, मतलब इसका छोटा सा एक हिस्सा। अगर ये 10 है तो ये हो सकता है 0.1 हो, लेकिन 0.1 भी तो 10 का एक छोटा सा हिस्सा है ना। इसके लिए इसका जो विद है मैं उसको क्या ले रहा हूँ, dr। ये सब अपने को लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखूँगा मैं, छोटा मास कंसीडर कर रहा हूँ जिसका डिस्टेंस क्या है, छोटा r, और उसका विद क्या है, dr। ये तीनों चीज़ें मैंने उनको बता दिया साफ साफ। अब मैं इस चीज़ का डेंसिटी फाइंड कर रहा हूँ। ये तो मैंने पूरे डिस्क का डेंसिटी फाइंड कर लिया था, अब मैं वहाँ का डेंसिटी फाइंड करूँगा। तो वहाँ के डेंसिटी में स्मॉल m आएगा, है ना, और आएगा एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो ये हो गया 2 पाई r, ये इतना हिस्सा, और उसको इससे क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा क्या, dr। ये तुम लोगों का वहाँ पे लिखा होगा एरिया। किसका एरिया, ये इतने पार्ट का, ये जो ब्लू बनाया ना अपन ने, ये ब्लू पार्ट का एरिया कितना है, 2 पाई r dr। कुछ दिक्कत है, मतलब ये समझ लो हाइट है, ये क्या है ये, ठीक है। हाइट की जगह पे अपन ने क्या लिख लिए, dr लिख लिए। ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। अब मुझे इसमें क्या चाहिए पता है, मुझे इसमें चाहिए dm, सॉरी इसमें m नहीं लिया है, इसने dm लिया है, मास को dm लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे dm छोड़ूंगा और इन दोनों को यहाँ पे लेके जाके क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। तो dm का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, ये हो जाएगा 2 पाई r सिग्मा dr। अब एक चीज़ याद रखो, ये क्या है, dr, और यहाँ पे r है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यही इंटीग्रल है। इंटीग्रल का मतलब सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन हो सकता है, बाकी 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है। क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज dm होता, क्या होता, और यहाँ पे m होता, तो सिर्फ m का ही इंटीग्रेशन हो सकता था, बाकी और सारी चीज़ें क्या होती, कांस्टेंट। तो ये मुझे dm का फॉर्मूला आ गया। सबसे पहले तो इसने I का फॉर्मूला लिखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को मालूम है क्या होता है बच्चों, mr स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे m क्या है, dm, और रेडियस, यस और नो, ये है मेरा I हो गया, dm इंटू r स्क्वायर। इसमें कुछ किसी को कुछ दिक्कत है, क्या हुआ ये, ठीक है ना। ये पिछले वाले इससे अपन ने डिराइव किए थे, वही फॉर्मूला है ये, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर। तो यहाँ पे m था तुम्हारा dm,
और रेडियस है तुम्हारा कितना r²। अब इसको साइड में रखेंगे। अब देखो वो क्या कर रहा है, अब वो बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी होती है, और मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब मुझे पूरे का मास चाहिए ना, मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R। तो मतलब मैंने लिमिट निकाला, मैंने तुम लोग को बोला ना मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे ईंट का कॉस्ट निकालने का है तो मुझे नंबर ऑफ़ ईंट चाहिए कि पहली ईंट से लेके लास्ट ईंट, ये है पहली ईंट क्या 0 और ये है लास्ट ईंट कितनी R। तो ये हम लोग का लिमिट हो गया बच्चों, क्या हो गया। तो वहाँ पे उसने लिखा है उस चीज़ को कि मैं जब इंटीग्रेट करूँगा I को तो मैं R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करूँगा 0 से, और R की वैल्यू कहाँ ख़त्म करूँगा कैपिटल R पे। ये क्या हो गया मेरा लिमिट हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब देखो ध्यान से I इज इक्वल टू उसने क्या लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ IR, इंटीग्रेशन ऑफ IR, ठीक है। तो IR क्या है मेरा, क्या है IR dm r²। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास dm का वैल्यू है ना, ये पूरा वैल्यू किसका है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 पाई r सिग्मा dr और इनटू ये r और ये r² मल्टीप्लाई हो सकता है, और बाकी 1 2 3 ये तीनों चीज़ें क्या है, तो कांस्टेंट हमेशा कहाँ आता है, क्योंकि कांस्टेंट का अपन इंटीग्रेशन नहीं करते। तो ये हो गया 0 से r, बचा क्या अंदर r³ dr, क्या बचा r³ dr। अब इस पे लगेगा x⁴n का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इज नथिंग बट x⁴n+1 अपॉन n+, ये फॉर्मूला लिख लेना। अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्या है बोलो r है, क्या है, तो ये हो जाएगा r इंटू n, n मतलब ये 3 + 1 कितना होता है अपॉन, इंटीग्रेशन हो गया ना, तो इंटीग्रेशन की साइन हट जाएगी, लेकिन क्या बचा है अभी, लिमिट लगाना बचा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं, अब ये लगता कैसे है, बहुत आसान है, ये पहले जाएगा किसकी जगह पर, r की जगह पर, तो ये हो जाएगा कैपिटल R अपॉन ⁴ अपॉन, फिर होएगा क्या, क्या होएगा माइनस, फिर ये जाएगा किसकी जगह पे, r की जगह पे, ये हो जाएगा 0⁴ अपॉन, तो ये तो पूरा 0 है, माइनस का कोई लेना देना है, यस और नो। तो बचा क्या मेरे पास 2 पाई सिग्मा r⁴ अपॉन, इसको और इसको क्या कर लेता हूँ मैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ, यस और नो। अब मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ किसी चीज़ से रिप्लेस, किस से रिप्लेस करूँगा, हाँ ये देखो ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला, ये जाके इधर क्या होएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा पाई r², वहाँ पे भी क्या है सेम है, सेम है ना, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ, क्या लिख सकता हूँ, ये ⁴ है ना, ये ⁴ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा m, और स्क्वायर हटाने के बाद 2r अभी भी बचेंगे ना, यस और नो, हाफ mr²। ये क्या है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, डिस्क का, समझ में आया। वापस से एक बार, सबसे पहले हम लोग ये डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे किससे, डेंसिटी के फॉर्मूला से। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन एरिया, पूरे डिस्क का मास है क्या m, और उसका पूरे का एरिया कितना है πr²। इसको साइड में रखेंगे, कहाँ यूज़ होता है अपने को मालूम है। फिर उसके बाद हम लोग एक छोटा सा मास कंसीडर करेंगे जिसको क्या बोल रहे हैं अपन dm, वो dm सेंटर से कितनी दूरी पर है r, और उसका विड्थ कितना है dr। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इस पे भी डेंसिटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो dm मास की जगह पे क्या आएगा dm, और एरिया की जगह पे याद रख लो 2 पाई r इंटू dr। ये सब कुछ उठा के किसके पास जाएगा, सिग्मा के पास, ताकि अपन किसका फॉर्मूला डिराइव कर सकें। फिर हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट डिस्टेंस r, कितना होएगा dm, वहाँ का मास
इंटू वहाँ का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया। फिर इसके बाद dm की वैल्यू डाल देंगे अपन, यस और नो, dm की वैल्यू डालेंगे और उसको करेंगे इंटीग्रेट। अब सारी चीज़ें जो भी कांस्टेंट है वो आ जाएगी कहाँ, बाहर, अंदर बचेगा खाली r क्यूब और dr। r क्यूब पे अपन लगाएंगे x⁻n का फॉर्मूला, अपने को आएगा r⁴ अपॉन, फिर लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट अपना 0 है तो कुछ डिफरेंस बनाने वाला नहीं है, बचा r⁴ अपॉन 4। अब यहाँ पर r⁴ तो है, तो r⁴ को सपोज मैं क्या लिख रहा हूँ, r² इंटू r²। तो सिग्मा पाई और r² मिला के क्या बन रहे हैं, सिग्मा पाई और r² मिला के क्या बन रहे हैं, m। लेकिन m के बाद भी क्या बच रहा है, तो वो m r² हो जाएगा और ये यहाँ का हाफ। ये मेरा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। समझ में आया। तो ये दो डेरिवेशन है अपने पास, एक अपना रिजिड बॉडी का और एक अपना किसका, यूनिफॉर्म डिस्क का। ये अपने को याद रखने का है, दोनों में से अपने को कुछ भी पूछे लिख के आने का, ठीक है। इसके और किसी को दिक्कत है पक्का, हाँ ऐसा कुछ भी रहेगा तो बीच में पूछ लेने का। आगे बढ़ूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, इतना चिंदी टॉपिक था कि हम लोग ने इसको 3 साल पहले पढ़ाना ही बंद कर दिया था, और जिस दिन बंद किया उसी दिन वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये। रेडियस ऑफ गायरेशन आपको एग्ज़ाम में एक बार पूछा हुआ है मार्च 2019 में, और 2 मार्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन सेक्शन बी में 2 मार्क के लिए आपको पूछा। नाउ व्हाट इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन। जहाँ तक अभी तक हम लोग ने पढ़े यूनिफॉर्म डिस्क, फिर हम लोग ने पढ़े रिंग, फिर हम लोग स्क्वायर पढ़ लेते, क्यूब पढ़ लेते, रेक्टेंगल पढ़ लेते। ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर्स है। क्या है ये सब, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किए जा सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैलकुलेट किया जा सकता है, और जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो वहाँ से लेकर के एक्सिस ऑफ रोटेशन का रेडियस मापा जा सकता है। लेकिन कुछ बॉडीज़ ऐसी होती है, जैसे कि साकिब की बॉडी, साकिब की बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन हमको समझ में आ रहा नहीं है। तो अब क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में नहीं आ रहा है तुमको, तो तुम सेंटर मार्क नहीं कर सकते, और सेंटर मार्क नहीं करोगे तो रेडियस कैसे मार्क करोगे, यस और नो। तो जब ज्योमेट्रिकल फिगर्स नहीं होते हैं और एक कोई रैंडम फिगर आ जाता है, ठीक है, तब हम लोगों को जो रेडियस यूज़ करते हैं हम लोग, उसको हम लोग आर नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि क्या यूज़ करते हैं, के। ये के स्टैंड्स फॉर व्हाट, रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आया, यस और नो, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब एक चीज़ का एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोग को, अपने पास जगह नहीं है ट्राई करने को, वरना करते। वो जो अपने पास कुर्सी होती है जो गोल गोल घूमती है, ऑफिस चेयर है ना, ऑफिस चेयर पे मैं अगर किसी को बैठा दूँ, ठीक है, और मैंने उसका हाथ ऐसा फैला के रखा हूँ और मैं उसको गोल घुमा रहा हूँ, घूमेगा, ऑब्वियसली घूमेगा, ठीक है। अब वो ऐसे घूम रहा है और मैं अगर उसको बोलूँ हाथ अंदर कर ली, ठीक है, ऐसा हाथ अगर उसने अंदर कर लिया तो उसकी स्पीड है ना बढ़ जाएगी, अपने आप स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बॉडी रोटेट हो रही थी, बॉडी का मास चेंज हुआ, बॉडी का क्या चेंज हो गया, फिगर चेंज हो गया, पूरा उसका फिगर क्या हो गया, है ना। अभी अपन ने जो कंसिडर किए थे उसको रिजिड कंसिडर किए थे। रिजिड मतलब उसका वो रोटेट करोगे तो चेंज होने वाला, तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसका क्या हुआ, हाथ अंदर हुआ, वैसे ही ये क्या घूमने लग गया, फास्ट घूमने लग गया, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, यस और नो। तो एक जब ऐसी बॉडी रहती है जो कंटिन्यूसली क्या हो सकती है, चेंज, दैट इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिकल फिगर, तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन, उसका रेडियस जो लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, समझ में आ गया। ये लिख के आने का एग्जाम में, सब लिखा हुआ है वहाँ पे। तो अब जैसे कि I इज इक्वल टू क्या था बच्चों, mr² था, तो r की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया है, तो जब कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू mk²। सिंपल, कुछ दिक्कत है।